कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो बेबी सिटर की नौकरी करने एक घर में गई थी। उसका काम उस परिवार के बच्चों की देखभाल करना था। जब वह घर पहुंची तो उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि पूरा घर खाली था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसने सोचा कि शायद घर के लोग किसी कमरे में होंगे या बाहर गए होंगे, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन तभी उसे घर के अंदर से हल्की और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें बेसमेंट की तरफ से आ रही थी। उसने सोचा कि शायद परिवार के लोग नीचे होंगे, इसलिए वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी और सावधानी से नीचे उतरने लगी। जैसे ही वह बेसमेंट में पहुंची, उसके सामने एक बेहद डरावना दृश्य था, जहां एक औरत एक छोटी बच्ची का मांस नोच नोच कर खा रही थी। यह नजारा इतना भयानक था कि लड़की बुरी तरह डर गई और वहां से भागने लगी ताकि किसी तरह अपनी जान बचाया जा सके। लेकिन उस खतरनाक औरत ने उसे देख लिया था और उसी समय एक आदमी वहां आ गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे लड़की के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, और ठीक उसी डरावने पल पर सीन कट हो गया। इसके बाद कहानी में एक नया किरदार दिखाया गया जिसका नाम बैन था। वो अपने छोटे भाई के साथ अपने पिता के घर आया था। दरअसल उसके माता पिता का तलाक हो चुका था और दोनों अलग अलग जगह रहते थे। इसी वजह से बैन अक्सर अपने छोटे भाई के साथ अपने पिता के पास आता जाता रहता था। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। कंपनी में उनका ऊंचा पद था और वह चाहते थे कि आगे चलकर बैन भी उसी फैक्ट्री में काम संभाले। लेकिन इसी दौरान बैन ने देखा कि उनके बगल वाले घर में एक नया परिवार आकर रहने लगा था। उस घर में एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। नया परिवार थोड़ा रहस्यमय लग रहा था, इसलिए बैन की नजर अक्सर उनकी तरफ चली जाती थी। कुछ समय बाद उसके पिता की पहचान की वजह से बैन को उसी कंपनी के एक शिपमेंट विभाग में नौकरी मिल गई। काम के दौरान उसकी एक सहकर्मी से मुलाकात हुई जिसका नाम मेलरी था। वह उसी के साथ काम करती थी, इसलिए दोनों का अक्सर आमना सामना हो जाता था। शुरुआत में उनकी बातचीत सिर्फ काम तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। समय के साथ उनकी समझ और मेल जोल बढ़ता गया और देखते ही देखते उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। दूसरी ओर जंगल के पास हमें एक औरत दिखाई दी जिसका नाम एबी था। वो अपने छोटे बेटे के साथ सफर कर रही थी। दरअसल यह वही लोग हैं जो बेन के पिता के घर के बगल में आकर रहने लगा था। ए भी आगे आगे चल रही थी, लेकिन उसका बेटा धीरे चल रहा था और कुछ दूरी पर पीछे रह गया था। चलते चलते वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा जिसके नीचे एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी। तभी उसे उस गुफा के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसकी माँ की आवाज में उसे पुकार रहा हो। वो हैरान होकर गुफा के पास गया। तभी उसने देखा कि पेड़ के तने पर एक त्रिकोण का निशान बना हुआ था। उसे यह अजीब लगा, इसलिए उसने अपने कैमरा से उस निशान की तस्वीर खींच ली। तभी एबी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और उसे अपने साथ घर ले आई। घर पहुंचने पर एबी अपने साथ एक मरा हुआ हिरण भी लाई थी। उसे देखकर उसके पति ने हैरानी से पूछा कि वो इसे घर क्यों लेकर आई है। तब एबी ने शांत होकर बताया कि रास्ते में उनकी गाड़ी से एक हिरण टकरा गया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एबी ने समझाया कि क्योंकि हिरण पहले ही मर चुका था और उसे अब बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे यूं ही सड़क पर छोड़ने से बेहतर है कि वे उसे घर ले आए और उसका सही इस्तेमाल कर लें। इसके बाद उसने हिरण को काटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने हिरण का पेट खोला, उसके अंदर के अंग बाहर गिरने लगे थे। वो दृश्य बहुत ही गंदा और डरावना था। ये सब देखकर एबी घबरा गई और वो ये सब सहन नहीं कर पाई। आखिर में उसने अपना इरादा बदल दिया और हिरण के शव को घर के बाहर फेंक दिया, जहां वो पूरी रात वैसे ही पड़ा रहा। लेकिन रात गहराने के बाद एक अजीब और डरावनी घटना हुई। बाहर पड़े उसी हिरण के शव के अंदर से कोई हरकत होने लगी। तब अचानक उसके शरीर को अंदर से कुछ फाड़ने लगा और एक अजीब जीव उसके शरीर को चीर कर बाहर निकल आया। उस जीव के 2 हाथ और 2 पैर थे, लेकिन उसका रूप इंसान जैसा नहीं था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा और बेहद डरावना था। वो जमीन पर रेंगता हुआ धीरे धीरे परिवार के अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगा था। उसी समय बेन की नींद खुल गई, क्योंकि उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थी। वो उठा और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। उसे एबी के घर के पास कुछ हलचल दिखाई दी। सच्चाई जानने के लिए वह टॉर्च लेकर बाहर चला गया। वो धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। तभी एबी का पति भी जाग गया। उसने बेन को बोला कि शायद कोई छोटा जानवर रहा होगा जिसकी वजह से आवाजें आई होंगी। ये सुनकर बेन वापस अपने घर की ओर लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर घर की तरफ जाने लगा, हमें अंधेरे में वही खतरनाक जीव खड़ा उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। फिर अगले दिन एबी अपने सबसे छोटे बेटे को लेकर बगीचे में गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारे फूल और पौधे मुरझा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी चीज का असर पूरे बगीचे पर पड़ गया हो। यह देखकर वह घबरा गई। उसी समय उसे महसूस हुआ कि नीचे की पगडंडी से कोई उन्हें देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी बीच बैन नदी के किनारे गया था। वहीं उसके पिता एक दूसरी औरत से मिले थे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। उसके पिता चाहते थे कि बेन उस
औरत से मिले और उसे स्वीकार करे। लेकिन बैन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता ने उसकी माँ को उसी औरत की वजह से छोड़ दिया था। फिर भी उसके पिता ने उसकी मर्जी के बिना उस औरत के साथ रात के खाने की योजना बना ली थी। लेकिन बैन ने इस बात में कोई रुचि नहीं दिखाई। वो घर पर रुकने के बजाय मेलेरी के साथ उसके दोस्तों की पार्टी में चला गया। वहाँ सब ने मिलकर अच्छा समय बिताया। उस दौरान बैन को मेलेरी के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा और वो कुछ समय के लिए अपनी परेशानियां भूल गया। इसी बीच एबी के घर में उसका नवजात बच्चा पालने में सो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। तभी पालने के पास एक परछाई जैसी आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी चमकती हुई आंखें अंधेरे में नजर आ रही थीं। उसी समय एबी की नींद खुल गई। उसने कमरे में हलचल महसूस की और वह तुरंत अपने छोटे बेटे को देखने दौड़ी। लेकिन जब उसने पालने की ओर देखा तो बच्चा वहाँ नहीं था। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। लेकिन तभी वह साया अचानक उस पर टूट पड़ा। उसने एबी को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अंधेरे में किसी अनजान जगह ले गया। इसी दौरान बेन घर लौट रहा था। रास्ते में उसने दूर से देखा कि एबी अपने बेटे को गोद में लिए जंगल की तरफ जा रही है। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वह उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसके पिता वहाँ पहुँच गया। वो बहुत गुस्से में थे। उसने बेन को पकड़कर घर के अंदर खींच लिया और उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने उससे पूछा कि जब उसने उसके लिए डिनर तय किया था तो वह वहाँ क्यों नहीं आया था। बेन ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह उस औरत से नहीं मिलना चाहता जिसने उसके माता पिता को अलग कर दिया है। ये बात उस औरत ने भी सुन ली और अपमानित महसूस करते हुए वहाँ से चली गई। अगली सुबह एबी का बड़ा बेटा अपनी माँ को देखने उसके कमरे में गया। लेकिन वहाँ उसने जो देखा वो बहुत अजीब और डरावना था, क्योंकि एबी अपने ही कपड़े फाड़ रही थी। ये देखकर उसका बेटा बुरी तरह डर गया। उस समय उसका पिता घर पर नहीं था, इसलिए वह सीधे बेन के घर की तरफ भाग गया। जब बेन ने उसे अपने घर के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने उसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। लड़का बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी माँ से डर लग रहा है। तभी एबी भी वहाँ पहुँच गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब ठंडापन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बेटे को प्यार से वापस ले जाने नहीं बल्कि किसी और इरादे से आई हो। अब हालात को समझते हुए बेन ने तुरंत झूठ बोल दिया कि उसका बेटा उसके घर में नहीं है। लेकिन एबी को यकीन था कि उसका बेटा यहीं छिपा हुआ है, इसलिए वह जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। तभी उसका पति भी वहाँ आ गया। जैसे ही लड़के ने अपने पिता की आवाज सुनी, वो अंदर से दौड़कर बाहर आया और सीधे अपने पिता के पास चला गया। ये देखकर एबी अचानक शांत हो गई। उसने कोई हंगामा नहीं किया और बिना कुछ कहे अपने पति और बेटे के साथ चुपचाप वापस घर लौट गई। लेकिन इस घटना के बाद बैन के मन में उसके लिए शक पैदा हो गया। उसे महसूस हुआ कि उस परिवार में कुछ गंभीर गड़बड़ चल रही है। इसी वजह से बैन ने तय किया कि वह उन पर नजर रखेगा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। घर के बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन कुछ ही दिनों में एबी का व्यवहार दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। उसकी त्वचा पर अजीब निशान उभरने लगे और उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना दिखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई बुरी शक्ति आ गई हो। इसी बीच बेन नदी के किनारे मेलेरी से मिला। वहाँ स्कूल के कई बच्चे एक एक्टिविटी के लिए इकट्ठा हुए थे। बेन को पता था कि एबी का बेटा भी इस एक्टिविटी में आने वाला है। वो चाहता था कि एबी का बेटा वहाँ जरूर आए, ताकि वह उससे दोबारा बात कर सके और उनके परिवार में चल रही सच्चाई को समझ पाए। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वह वहाँ नहीं पहुंचा तो बेन की चिंता बढ़ने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये सोचकर वह सीधे एबी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एबी के पति ने दरवाजा खोला। बैन ने उनके बेटे के बारे में पूछा तो एबी के पति ने अनजान बनते हुए कहा कि उनका बेटा घर पर ही है और बीमार है, इसलिए वह उस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन उसकी बात सुनकर बन को बिल्कुल संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। तब एबी के पति ने उसे वहां से जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। अब बेन और भी उलझन में पड़ गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। वे त्रिकोण के आकार के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एबी के बेटे ने जंगल में पेड़ के तने पर देखे थे। ये देखकर बेन को यकीन होने लगा कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। ये सब समझने के बाद वह घर लौट आया। वहां पहुंचकर उसने उन निशानों के बारे में इंटरनेट पर खोज करना शुरू किया। काफी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसे पता चला कि यह निशान एक खतरनाक दानव से जुड़े हुए हैं। कहानी के अनुसार वह दानव घने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे रहता है। जो भी उसके इलाके में जाता है वह उसका शिकार बन सकता है। कहानी के अनुसार वह दानव किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है और उसे अंदर से नियंत्रित कर सकता है। बाहर से व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह उस दानव के वश में होता है। वह खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाता है। पहले वह बच्चों के माता पिता को अपने नियंत्रण में लेता है और फिर धीरे धीरे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। ये सब जानकर बेन को लगा कि शायद यही दानव एबी के अंदर छिपा हुआ है। अब उसे समझ आ गया कि हालात बहुत सीरियस हो गए हैं, लेकिन वो यह बात पुलिस को नहीं बता सकता था, क्योंकि बिना सबूत के कोई भी
उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने सारी बात मेलेरी को बताई। मेलेरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उस पर विश्वास भी किया। हालांकि उसने यह तय किया कि वे घबराने के बजाय शांत दिमाग से काम लेंगे। फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे एबी और उसके परिवार पर नजर रखेंगे। तब बैन ने देखा कि एबी चुपके से बेसमेंट से बाहर आ रही है। इससे उसे शक हुआ कि वह नीचे कुछ छिपा रही है। साथ ही एबी का पति भी अजीब व्यवहार कर रहा था। उसका स्वभाव बदलता जा रहा था, जिससे बेन की चिंता और बढ़ गई। तब मिलेरी ने एक योजना सुझाई। उसने कहा कि वे एक पर्ची लिखकर उनके घर के पास छोड़ दें, जिसमें यह लिखा हो कि उन्हें बेसमेंट की सच्चाई पता है। जब एबी के पति ने वह पर्ची देखी तो वह घबरा गया और तुरंत एबी को बताने चला गया। लेकिन जैसे ही एबी के अंदर छिपे दानव को इस बात का पता चला, उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और उसके तुरंत बाद एबी के पति के कानों से खून बहने लगा। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसका स्वभाव अचानक बहुत आक्रामक हो गए, जैसे अब वह भी पूरी तरह उस बुरी शक्ति के नियंत्रण में आ चुका हो। अब बेन और मेलेरी दूर से ही सब कुछ देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक दिन बेन ने देखा कि एबी लाल कपड़े पहनकर बेसमेंट से बाहर निकली और सीधे जंगल की तरफ चली गई। उसे लगा कि यही सही मौका है। ये समझकर बेन चुपके से उनके घर के अंदर घुस गया और सीधे बेसमेंट में पहुंच गया। बेसमेंट का दृश्य देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। जमीन पर अजीब तरह की संरचनाएं बनी हुई थीं, जो किसी खतरनाक अनुष्ठान का हिस्सा लग रही थी। पूरा माहौल डरावना और सड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी। उस फोटो में एबी के बेटे की तस्वीर थी और उसके ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ था। ये देखकर उसे समझ आ गया कि जिस व्यक्ति की तस्वीर पर यह निशान बनता है, वही अगला शिकार होता है। उसी पल उसके मन में यह ख्याल आया कि शायद एबी ने अपने ही बेटे को मार डाला है। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने एक और फोटो देखी। उस फोटो में मेलेरी और उसकी बहनें थीं। तस्वीर में मेलेरी की सबसे छोटी बहन के ऊपर भी क्रॉस का निशान बना हुआ था। इसका मतलब साफ था कि अगला निशाना मेलेरी का परिवार था। यह देखकर बेन बुरी तरह डर गया और तुरंत मेलेरी की छोटी बहन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन तब तक एबी के अंदर मौजूद दानव वहां पहुंच चुका था और वह मेलेरी की छोटी बहन को पकड़कर जंगल की तरफ ले जा रहा था। वे दोनों उसी पेड़ के नीचे बनी गुफा की ओर बढ़ रहे थे, जहां पहले भी अजीब घटनाएं हुई थीं। बेन उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंचा और उसने लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी दानव ने उसे भी अंदर खींचने की कोशिश की। बेन ने पूरी ताकत लगाकर लड़की को पकड़कर बाहर खींचना चाहा, लेकिन दानव की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी और आखिर में दानव ने मेलेरी की बहन को गुफा के अंदर खींच लिया। तब बेन पीछे की ओर गिर पड़ा और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। जोरदार चोट लगने की वजह से वह वहीं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया, तब तक रात हो चुकी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह किसी तरह उठकर लड़खड़ाता हुआ घर की ओर चला गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कई पुलिस वाले खड़े थे और उसके पिता से पूछताछ कर रहे थे। दरअसल एबी ने पुलिस में शिकायत की थी कि बैन उसके परिवार पर नजर रख रहा था। हालांकि उसके पिता ने पुलिस को समझा दिया था कि मामला इतना गंभीर नहीं है। उसने कहा कि यह सिर्फ पड़ोसियों के बीच की गलतफहमी है। इसी वजह से पुलिस ने बेन से ज्यादा पूछताछ नहीं की और वहां से चली गई। पुलिस के जाते ही उसके पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बेन को बुरी तरह डांटा। बेन ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि एबी के परिवार में कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसी दौरान बेन की नजर उसके पिता की प्रेमिका पर पड़ी, जो अब उनके साथ रह रही थी। उसने देखा कि जहां जहां वो औरत गुजरती थी, वहां के फूल मुरझा जाते थे। ये देखकर वह चौंक गया। तब बेन को समझ में आने लगा कि दानव ने उसके पिता की प्रेमिका के शरीर पर भी कब्जा कर लिया है। ये सोचकर उसके मन में डर बैठ गया, क्योंकि अगर ऐसा था तो उसके पिता भी बड़े खतरे में थे। उधर दानव को भी यह आभास हो गया कि बैन सच्चाई जान चुका है, इसलिए उसी औरत के जरिए उसने बैन पर चाकू से हमला करवाया। अचानक हुए इस हमले से बैन चौंक गया, लेकिन उसने भी पास पड़ा चाकू उठाकर अपना बचाव किया। चीख की आवाज सुनकर उसके पिता अंदर आ गए और उन्होंने बिना कुछ पूछे बैन को जोर से धक्का देकर उसे अलग कर दिया। उसे लगा कि उसका बेटा अपना होश खो चुका है, इसलिए उसने पुलिस को बुला लिया और बैन को उनके हवाले कर दिया। बैन बार बार कहता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। जब पुलिस उसे थाने ले जा रही थी, तब वह पुलिस ऑफिसर उसे अजीब नजरों से देख रहा था। कुछ ही देर बाद बैन ने देखा कि उस ऑफिसर के कानों से खून टपकने लगा। इसके बाद वो ऑफिसर रास्ता बदलकर बैन को समुद्र किनारे ले गया। वहां उसने बैन को कार से बाहर घसीटा और पानी में डुबोने की कोशिश करने लगा। पास ही दो कुत्ते थे जिन्हें बैन ने पहले खाना खिलाया था। उन्होंने उसे खतरे में देखकर उस ऑफिसर पर हमला कर दिया, लेकिन ऑफिसर के पास बंदूक थी। उसने दोनों कुत्तों को गोली मार दी। उसी समय बैन को पूरी तरह होश आ गया। वो अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तब अचानक उस पुलिस ऑफिसर ने खुद पर ही गोली चला ली। इसी बीच बैन के पिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। उसे लगने लगा
लगा कि शायद उसने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया है, इसलिए वह थाने जाने का सोचने लगा। लेकिन उसके साथ रह रही औरत ने उसे रोकने की कोशिश की, पर इस बार उसने उसकी बात नहीं मानी और वहाँ से निकल आया। उसे याद आया कि वह औरत पहले कभी उसे इस तरह रोकने या टालने की कोशिश नहीं करती थी। उसके व्यवहार में आया ये अचानक बदलाव उसे असामान्य लग रहा था। तभी उसकी नजर पड़ोसी के घर पर पड़ी। वहाँ उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर उसके मन में और भी सवाल उठने लगे। सच्चाई जानने के लिए उसने बिना देर किए उस घर की ओर कदम बढ़ा दिए। अंदर पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा वो बेहद डरावना था, क्योंकि वहाँ एबी के पति की लाश पड़ी थी। पास ही एबी का भी निर्जीव शरीर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि दानव उसके शरीर को छोड़ चुका था। वो और कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो औरत, जो अब पूरी तरह दानव के नियंत्रण में थी, उन पर टूट पड़ी। उसने उसे चाकू मारा और दूर फेंक दिया। उसी समय बैन वहाँ पहुंच गया और उसने पुलिस वाले की बंदूक से औरत पर गोली चला दी। गोली लगते ही दानव उसका शरीर छोड़ने लगा, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए नया शरीर चाहिए था, इसलिए वह जंगल की ओर भाग गया। जैसे ही बैन ने अपने घायल पिता को गाड़ी में बैठाया, उसे अचानक याद आया कि उसने पूरे दिन अपने छोटे भाई को नहीं देखा था। ये सोचते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि दानव ने शायद उसे भी पकड़ लिया है। घबराहट में उसने तुरंत मेलेरी को फोन किया और उसे जंगल की ओर आने को कहा। कुछ ही देर में दोनों उसी पेड़ के नीचे वाली गुफा तक पहुंच गए, जहां पहले भी अजीब घटनाएं हुई थी। बैन को पूरा यकीन था कि दानव ने बच्चों को यहीं छिपा रखा है। अब हालत की गंभीरता को समझते हुए उसने मिलरी से कहा कि वह आग लगाने का सामान तैयार रखें। उसने साफ कहा कि अगर वह 10 मिनट के अंदर गुफा से बाहर नहीं आया तो वह पूरी गुफा को आग लगा दे। इसके बाद बेन सावधानी से गुफा के अंदर बढ़ा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। कुछ दूर जाने पर उसे अपना छोटा भाई और मिलरी की छोटी बहन मिल गई। तभी अचानक दानव सामने आ गया और उस पर झपट पड़ा, लेकिन इस बार बेन के पास बंदूक थी। उसने गोली चलाई, जिससे दानव कुछ पल के लिए पीछे हट गया। उसी मौके का फायदा उठाकर बेन ने दोनों बच्चों को पकड़ा और बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही दानव पीछे से उसे पकड़ने वाला था, तभी अचानक बाहर से कार की तेज आवाज सुनाई दी। बेन के पिता कार लेकर सीधे गुफा के मुहाने पर आ पहुंचे, जिससे दानव की बाहर निकलने की कोशिश नाकाम हो गई और वे सब सुरक्षित बच निकले। अगले दिन बेन अपने परिवार के साथ अपनी माँ के घर लौट रहा था। उसके पिता ने भी अपनी पूर्व पत्नी के पास वापस जाने का फैसला कर लिया था। जाते जाते मेलेरी ने बेन को विदा करते हुए उसे फूल दिए, लेकिन जब बेन अपने परिवार के पीछे चल रहा था, तब उसकी नजर उन फूलों पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वे असली नहीं बल्कि प्लास्टिक के थे। आखिरी दृश्य में मेलेरी अजीब सी मुस्कान के साथ कुछ बच्चों को नाव में बैठाकर समुद्र के बीच ले जाती दिखाई दी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।